मैं बहुत समय से इस फील्ड में हूँ, लगभग 6 साल से फुल टाइमर के रूप में और उससे पहले पार्ट टाइमर के रूप में, देश में भी और विदेश रूप में भी। लेकिन सच बताऊं कि ये पहला मौका है जब किसी कॉलेज के इतने सारे प्रोफेसर्स के सामने मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। और सच पूछिए तो ईमानदारी से कहूं तो अंदर थोड़ा थोड़ा मैं भयभीत भी हूं। भयभीत इस मायने में हूं कि जिनको कुछ नहीं मालूम या जिनको कम मालूम होता है तो उनके सामने अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम हो तो सामने वाले को बहुत मालूम पड़ता है। लेकिन जिनको खुद बहुत मालूम हो उनके सामने जब कहने की बात आए तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सामने वाले को डरना ही चाहिए। हालांकि मैं एग्जीक्यूटिव्स के रूप में एग्जीक्यूटिव्स के यहाँ भी गया, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में गया, लेकिन वहाँ उस तरह का आप कह लीजिए कि मन में जो एक संकोच होता है वो नहीं पैदा हुआ जितना सच ईमानदारी से बताऊं कि मुझे यहाँ संकोच पैदा हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब बात शुरू हो जाएगी, एक बार निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी और शायद फिर बात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो विषय मुझे दिया गया बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और मुझे याद आ रहा है कि ठीक इसी तरह का विषय 10 या 11 साल पहले माउंट आबू में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें दिया गया था कुछ इसी तरह का विषय। अदरवाइज मैं इतने साल से काम कर रहा हूं इस फील्ड में, ये विषय किसी ने असाइन नहीं किया। ये बात मैं जानबूझ करके कह रहा हूं। माउंट आबू में जो मुझे विषय दिया गया था उसका था रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन, ये सब्जेक्ट था। अब बड़ा विचित्र सा सब्जेक्ट है कि स्पिरिचुअलिटी का साइंस के इन्वेंशन में क्या रोल हो सकता है। वहां मैंने सिद्ध किया था कि जो दोनों हैं वो अलग नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ इज ए साइंटिफिक इन्वेंशन, या विदाउट स्पिरिचुअलिटी नोबडी कैन डू द साइंटिफिक इन्वेंशन एट ऑल। इसको मैंने सिद्ध करने की कोशिश की थी। अब यहां है लाइफ मैनेजमेंट और स्किल। क्या लाइफ मैनेजमेंट के जरिए स्किल को इंप्रूव किया जा सकता है? सच पूछे तो इस पर विश्वास करने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। यहाँ मैनेजमेंट के डॉक्टर राकेश जी बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि ज़्यादातर स्किल को अब थोड़ी थोड़ी इस बारे में बातचीत होने लगी है जब से क्वांटम फिजिक्स बहुत आगे बढ़ा है। अदरवाइज लोग मान करके चलते हैं कि हमको जो स्किल चाहिए वो एक प्रोफेशनल स्किल है, उसके लिए हम अलग तरीके से काम करें, और जो लाइफ मैनेजमेंट है वो तो अपने ढंग से काम करती है। और सच पूछिए तो ईमानदारी से मैं कहूं तो पता नहीं आप लोग इसमें कितनी रुचि लेंगे और मेरे बात पर कितना यकीन करेंगे, अदरवाइज किसी को लाइफ मैनेजमेंट की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये मेरा अपना अनुभव रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि लाइफ तो चल ही रही है, उसको मैनेजमेंट क्या करना। जीवन के बारे में कभी एक क्षण के लिए भी रुक कर सोचने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। फुर्सत की तो बात छोड़िए, जरूरत ही महसूस नहीं होती कि ऐसा किया भी जाना चाहिए। मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से कर रहा हूं जिसका उत्तर बहुत आसान है और आप लोग दे सकते हैं कि ये जो पूरे के पूरे जो पृथ्वी का इवोल्यूशन हुआ है, जो पूरी की पूरी प्रकृति है, प्रकृति एक बहुत खूबसूरत शब्द है जिसका मतलब है कि जो कृति से भी पहले थी, जो कुछ भी बना उससे पहले ये मौजूद थी, इसको किसी ने बनाया नहीं है। इसका मतलब है कि ये सेल्फ इवॉल्व है। धीरे धीरे 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 16 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस होते चले गए, मिलते चले गए और उससे इस पूरे के पूरे नेचर का विकास हुआ। और आज प्रमाण है कि जो भी है 15 लाख साल पहले ये प्रकृति बन चुकी थी और 15,000 साल पहले आदमी बन चुका है। 15,000 साल के तो लगभग प्रमाण मिल चुके हैं, जो लेटेस्ट प्रमाण मिले, मतलब 15,000 साल पहले आदमी इस धरती पर आया। अगर हम डार्विन की थ्योरी को देखें, जो आज सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है खासकर इवोल्यूशन के मामले में, तो डार्विन यही बताते हैं कि किस तरह से एक छोटा सा जीव अमीबा बना और अमीबा धीरे धीरे बढ़ते हुए मनुष्य तक पहुंच गया। मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि अगर अमीबा मनुष्य तक पहुंच गया और मनुष्य को इस धरती पर आए हुए 15,000 साल हो चुके हैं प्रमाणित तौर पर, तो ये मनुष्य डेवलप होकर के कुछ और क्यों नहीं बना?
इसको भी तो कुछ बनना, अगर अमीबा मनुष्य बन सकता है तो मनुष्य को भी कुछ बन जाना चाहिए था, जिसको अरविंद ने एक महामानव की कल्पना की है कि कभी इस धरती पर महामानव होगा। पता नहीं उनके महामानव की परिकल्पना में क्या है। तो क्या इस सवाल का उत्तर कि मनुष्य उससे विकसित होकर और कुछ क्यों नहीं बना, क्या इस सवाल का उत्तर यह है कि प्रकृति के पास जितना भी टैलेंट था बनाने का, मनुष्य पर आकर के वो खत्म हो गई। उसके पास अब कोई टैलेंट ही नहीं रहा कि इससे आगे वो कुछ विकसित कर सके। और अगर ये सच है, आज तक हम मान ही लेते हैं कि ये सच है, तो मेरी समझ से हमें इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या इस बात पर एक प्राइड करना चाहिए, गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि हम इस प्रकृति की सर्वोत्तम रचना हैं, सर्वोत्तम कृति हैं। वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर, क्योंकि इससे आगे प्रकृति कुछ बना ही नहीं सकी। और यदि यह सच है कि वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर, देन अगेन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर। वो कौन सी चीज है जो जिसके कारण हम इस धरती के बेस्ट क्रिएशन हैं। डेफिनेटली इसके बारे में बहुत से अपने अपने ढंग से उत्तर देते हैं, लेकिन एक बहुत ही जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो आंसर है, जो जिसको हर कोई स्वीकार करता है, वह है बुद्धि। मैं बुद्धि को विवेक कहना थोड़ा सा ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास है। जानवरों के पास भी बुद्धि है, ऐसा कोई, यहां तक कि वनस्पतियों के पास भी बुद्धि है, लेकिन उनके पास विवेक नहीं है। बुद्धि और विवेक में फर्क यह है कि बुद्धि इज द पार्ट ऑफ माइंड, ब्रेन, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन विवेक इज ए पार्ट ऑफ इमोशंस, पार्ट ऑफ नॉलेज, पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो भी कह लीजिए। मतलब जो विवेक है वो डिसीजन मेकिंग है, हाउ वी कैन टेक द राइट डिसीजन, डिसीजन कैसे लिया जाता है वो विवेक पर निर्भर करता है। अब अगर सच में आप लोग यहां तक एग्री कर रहे हैं कि हम विवेक के कारण, बुद्धि के कारण इस धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को बिल्कुल विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूं। हाँ, फूड फॉर थॉट अगर मैं दे सका, जिस पर आप सब जा करके थोड़ा सोचें, विचार करें, क्योंकि आप उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जो प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर कम्युनिटी, जब पहली बार इस धरती पर जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, उनका पर्पस ही था कि किस तरह से मनुष्य के बुद्धिजीविता को लगातार बढ़ाते रहा जाए। यही प्रोफेसर्स का काम है। और इसीलिए आप देखिए कि अगर सबसे कम काम किसी के पास, उस सेंस में आवर्स के हिसाब से मैं कह रहा हूं, तो प्रोफेसर्स के पास होते हैं, ताकि वो अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन में लगा सके। तो उसी के लिए मैं फूड फॉर थॉट आपको कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो एक प्रश्न है कि वो चीज जो हमें धरती पर श्रेष्ठ बनाती है वो बुद्धि है, और हम सच में इस बुद्धि का कितना इस्तेमाल अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। मैं जीवन यापन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैरियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। और मेरे लिए कैरियर और लाइफ दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, दोनों एक नहीं हैं, दोनों इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर अंतर निर्भर तो हो सकती हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हैं। मैं एक से एक बड़े लोगों को जानता हूं जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं भी, जिनके पास इतनी अकूत दौलत है कि 8 पीढ़ियां आकर के अगर चुपचाप बैठे तो खा सकती हैं, लेकिन बहुत छोटा जीवन जी रहे हैं, बहुत छोटा जीवन जी रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप कैरियर को इससे जो हट करके जब सोचेंगे तब बात समझ में आएगी। अदरवाइज तो हम कहेंगे कि भैया मैं MBA हूं, मैं डॉक्टरेट हूं, मैं डॉक्टर हूं, और इसका इस्तेमाल, जो मेरे पास बुद्धि है उसका इस्तेमाल मैं अपने कैरियर के लिए कर रहा हूं, जिससे मेरी जिंदगी चल रही है। क्योंकि जब तक हम जीवन और कैरियर दोनों को अलग अलग करके नहीं देखेंगे, तब तक जो लाइफ मैनेजमेंट हो कभी भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ मैनेजमेंट जाकर के कैरियर मैनेजमेंट बन जाएगा। और मजेदार बात है कि जब आप कैरियर मैनेज करने लगते हैं तो लाइफ छूट जाती है। तो सवाल यह है कि इन दोनों को एक साथ लेकर के कैसे चला जाए, दैट इज वो ज्यादा चैलेंजिंग है। एक कवि हुए हैं पास, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पंजाबी के कवि हैं। उनकी बहुत छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, बहुत सरल कविता है, लेकिन बहुत प्यारी है और मेरे दिल के बहुत करीब है। उस कविता की लाइनें हैं
जो मर जाता है वह बोलता नहीं है, वह सोचता नहीं है। जो मर जाता है वह बोलता नहीं है, वह सोचता नहीं है, और जो बोलता नहीं है, जो सोचता नहीं है, वह मर जाता है। बहुत खूबसूरत कविता है ये। एक डेड पर्सन की विशेषता है कि वो बोलेगा नहीं, वो सोच नहीं पाएगा। वो मेडिकली डेड की डेफिनेशन ही यही है कि हिज ब्रेन हैज स्टॉप वर्किंग, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन जो जीवित है, जीवित तो है, सांस तो चल रही है, लेकिन बोल नहीं रहा है और सोच भी नहीं रहा है, तो क्या वो जीते जी मरे हुए व्यक्ति के समान नहीं? दोनों में फर्क क्या है? सिवाय इसके कि एक की सांस चल रही है और उसको कब्रिस्तान में ले जाकर के दफना दिया गया है, और दूसरा जीवित है लेकिन वो भी एक जीवंत समाज के कब्रिस्तान में दफन है सांस लेते हुए। दैट्स ऑल। ये मेरा सबसे पहला प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। विचार करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विचारों में सबसे बड़ी ये ताकत होती है कि वो छोटी से छोटी चीजों को भी बहुत वैल्यूएबल बना देती है। चीजें छोटी होंगी लेकिन वो उसको कई गुना ज्यादा कीमती बना देती है। विचारों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है। हमारे सामने जीवन की बहुत सी समस्याएं हैं, हम सब बहुत दुखी हैं। शायद ही कोई धरती पर मिले जिससे आप पूछें कि क्या तुम दुखी नहीं होगे, तो कहेगा नहीं मैं दुखी हूं। और जबकि मेरा कहना है कि संसार में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास दुख का वास्तव में कोई जायज कारण हो। मैं वैलिड रीजन की बात कर रहा हूं। अपने आप मैंने सोच लिया है कि मेरे पास ये हो, ऐसा हो, और वो मेरे पास नहीं है और वैसा नहीं हो रहा है, और तब मैं दुखी हूं। दैट इज नॉट ए वैलिड रीजन। दैट इज नॉट द वैलिड रीजन एट ऑल। उस रूप में तो आप चले जाइए तो आपको अनिल अंबानी सबसे दुखी व्यक्ति मिलेंगे, क्योंकि दुख उनको यह है कि मैं हिंदुस्तान का पहला धनी व्यक्ति क्यों नहीं हूं। मुकेश अंबानी क्यों है, उसका तो कोई अंत नहीं है। क्योंकि दुख के जो कारण हो सकते हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक, भूख। सबसे बड़ा जो इस धरती पर दुख हो सकता है वो भूख का हो सकता है। हम सब के बिना रह सकते हैं, भूखे नहीं रह सकते, और उसका सीधा सीधा संबंध हमारे अपने एग्जिस्टेंस से भी है। उसका एक बायोलॉजिकल रीजन भी, उसका न तो साइकोलॉजी से कुछ लेने देना है, न सोशियोलॉजी से कोई लेना देना है। दैट इज एग्जिस्टेंस, आवर एग्जिस्टेंस, और उसका बायोलॉजिकल रीजन है। दूसरा जो दुख का कारण हो सकता है वो हो सकता है हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। लेकिन स्वास्थ्य भी एक ऐसी चीज है कि जब लंबे समय तक वो स्वास्थ्य लगातार वैसे ही चलता रहता है तो वो भी दुख का कारण नहीं रह जाता, क्योंकि आदमी ही एकमात्र इस धरती पर ऐसा प्राणी है जो किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकता है। ये क्षमता और किसी में भी नहीं है। 13-14 हजार फीट की ऊंचाई पर आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे, चीड़ के पेड़ मिलेंगे, रेगिस्तान में नहीं मिलेंगे। रेगिस्तान में आपको नागफनी मिलेंगे, वो मैदानी क्षेत्र में नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रकृति ने अपने अपने ढंग से चीजों को वहां पैदा किया है। ये आदमी ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब जगह मिल जाएगा, क्योंकि वो हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी क्षमता है। तो वो बीमारी को भी बर्दाश्त कर लेता है। बीमारी भी उसके लिए दुख का कारण नहीं रह जाता। मुझे लगता है कि अगर बीमारी सच में दुख का कारण है तो आप मार्केट में भीख मांगने वाले लंगड़े आदमी को देखिए और अंधे आदमी को देखिए, और अचानक बारिश हो जाए या तूफान आने लगे, आंधी आने लगे, तो वो लंगड़ा आदमी भी अपनी पूरी क्षमता से अपने जीवन को बचाने के लिए उतनी ही तेजी से भागने की कोशिश करेगा जितनी तेजी से भागने की कोशिश हम और आप करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा मौका था जब वो अपनी जिंदगी के दुखों से छुटकारा पा सकता था। तो क्यों नहीं वो इस समय का उपयोग कर रहा है? जिंदगी से छुटकारा पा जाए अगर उसको दुख है तो इसका मतलब है कि उसको दुख नहीं है। कम से कम इतना तो दुख नहीं है कि ये जिंदगी न ही हो तो बेहतर है। तो अगर जिंदगी है तो बेहतर है, तो फिर दुख कहां है? तो अगर आप इस दुख के पूरे पहाड़ को और पूरे के पूरे जो आप हमारे सामने एक बहुत लंबी लिस्ट है दुखों की, इसको जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि दुख का तो कोई कारण है ही नहीं। इसके बावजूद
सुख का कोई आधार नहीं है, दुख ही दुख है। एक सुख मिलता है, एक दुख दूर होता है, उसके स्थान पर 3 सुखों की डिमांड आ जाती है और उन 3 सुखों को पूरा करने में 30 दुखों की लिस्ट तैयार हो जाती है। इनका हल क्या है? वास्तव में इनका हल क्या हो सकता है? मैं लाइफ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि लाइफ में यही सारी चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। आज सबसे बड़ा जो लाइफ का जो संकट है, जीवन का संकट जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत लंबे समय तक कनाडा और अमेरिका के जीवन को सोचने समझने का मौका मिला और मैंने कोशिश की थी कि जब भी वहां रुकने का मौका मिले तो मैं घरों में जाकर के रुकूं। तो हम लोग घरों में जाकर के रुकते थे क्योंकि तभी आप समझ सकते हैं। स्ट्रीट पे आप लोगों को नहीं समझ सकते। स्ट्रीट पर तो सब के सब बड़े खुश नजर आते हैं, अपनी पत्नियों के साथ उनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं, चमचमाती हुई गाड़ियों से उतर रहे हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। लग रहा है कि ये सब स्वर्ग से सीधे यहां आए हुए लोग हैं, सब बेहद सुखी हैं। लेकिन अकेले में उनको छेड़ करके देखिए तो सितार के कसे हुए तार की तरह झंझना करके बिल्कुल बरस जाते हैं। क्यों है? क्या है? क्या सच में इसी विवेक का इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं? क्या इसीलिए हम इस धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं कि खुद भी दुखी हैं और अपने इस दुखी होने के कारण दूसरों को भी और पूरी दुनिया को दुखी बनाए हुए हैं? क्योंकि देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है कि जो चीज हमारे पास होगी वही चीज हम दूसरे को दे सकते हैं और साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड कि हमारी जो चेतना है, हमारा जो कॉन्शियस है, ये कोई डेड चीज नहीं है। ब्रेन डेड चीज हो सकती है लेकिन कॉन्शियस डेड चीज नहीं है, उससे लगातार एनर्जी निकल रही है। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। ब्रेन से निकलने वाली, कॉन्शियस से निकलने वाली एनर्जी का आप लगातार अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि आपके सामने सरस्वती देवी की प्रतिमा है, उनके पीछे जो पीले रंग का जो एक आभा मंडल बनाया हुआ है वो बेकार नहीं है, वो चित्रकार की कारीगरी नहीं है, वो जीवन का रहस्य है। वो उनके पीछे से जो चेतना है, जो पूरी की पूरी जो कॉन्शियस है, उस कॉन्शियस से जिस कलर की रश्मियां निकल रही हैं, जिस कलर की रेज निकल रही हैं, वो उसका प्रतिबिंब है। और आज पूरे के पूरे हमारे शरीर को फोटोग्राफ्ड करके हमारे शरीर के रेज को देखते हुए बताया जा सकता है कि शरीर के किस अंग में किस तरह की बीमारियां हैं। ये कोई अद्भुत बात नहीं है, ये बहुत आम चीज हो चुकी है। ये ट्रीटमेंट का पूरा एक ब्रांच है। तो जब मैं दुखी हूं, आप क्या सोचते हैं कि क्या मेरे पड़ोस में जो खड़ा है वो सुखी हो सकता है? एक फिल्म की बहुत खूबसूरत लाइन है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ऐसे कही गई लाइन नहीं है ये। मुस्कुराहट के अंदर से झांकती हुए दुख की परतें बड़ी आसानी से दिखाई दे जाती हैं। सवाल बस केवल इतना है कि देखने वाली आंखें चाहिए। अगर मेरी आंखें कमजोर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है। दुनिया में सब कुछ हो रहा है। मैं देख पाता हूं या नहीं देख पाता हूं, ये सिर्फ मेरे ऊपर है। सबसे ज्यादा जो संकट आ रहा है जो लाइफ मैनेजमेंट में, वो मुझे लगता है कैरियर का तो है ही है, जो 2 कौड़ी की चीज है और जिसे हमने जीवन के सर्वोत्तम टॉप पर रख दिया है। वास्तव में मैं कह रहा हूं कि 2 कौड़ी की चीज मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इस रूप में नहीं कह रहा हूं कि उसकी वैल्यू कम है, मैं पूरे जीवन के संदर्भ की उसकी बात कर रहा हूं। एक से एक लोगों को मैं देख रहा हूं, सीईओ हैं, अफसर हैं, मिनिस्टर्स हैं, पता नहीं कहां कहां क्या क्या हैं, लेकिन जिंदगी उनकी पकड़ से बेहद दूर है। जो सबसे बड़ा संकट जो मुझे दिखाई देता है वो है रिलेशनशिप की। इस पर मैंने बहुत कुछ प्रयोग किए, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए। मैं आपको इसी तरह के खासकर 2-3 लाइफ मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हो सकती हैं उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फिलॉसफी एक ऐसी चीज होती है या थ्योरी एक ऐसी चीज होती है जिसे आप मैथ्स का फार्मूला समझ सकते हैं। अगर मुझे ब्याज निकालने का सूत्र मालूम हो गया तो फिर आंकड़े कुछ भी क्यों ना हो, मैं ब्याज के सवाल हल कर लूंगा। तो यदि मुझे लगता है कि जिंदगी के कुछ बेसिक थ्योरीज अगर हमको मालूम हो जाएं तो फिर हम अपनी जिंदगी में आने वाली उन सारी चीजों के अपने आप निदान निकाल लेंगे, समस्याओं के हल ढूंढ लेंगे जो हमारी जिंदगी में आ रहे हैं।
मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। रिलेशनशिप, जो सबसे बड़ा संकट है वो रिलेशनशिप का संकट है। और मैं जो रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, इसे आप बहुत छोटे से में मत लेकर के चलिएगा कि मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, या बेटे और पिता के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, या सोसाइटी के मेंबर्स के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। मैं यहां तक कि एक जीवित व्यक्ति की अजीवित तक से रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैं ताजमहल देखने जाऊं तो भले ही मेरी कोई मुमताज न रही हो, कोई काल्पनिक मुमताज ही याद आ जाए, मैं प्रेम की अनुभूति तो करूं एक क्षण के लिए। और अगर मेरे अंदर ताजमहल को देखने के बाद प्रेम की अनुभूति नहीं है और मैं सिर्फ एक आर्किटेक्ट की दृष्टि से उस ताजमहल को देख करके आ रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जीवन के बहुत बड़े रस को मैंने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। जैसा कि डार्विन ने कहा था, डार्विन ने यही बात कही थी, कितना सब सिद्धांत वगैरह करने के बाद जब मैं पोएट्री की किताब पढ़ने बैठा और जब मुझे पोएट्री की किताब में कोई मजा नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में मेरी चाहे जितनी भी उपलब्धियां क्यों न रही हों, लेकिन जिंदगी मैंने खो दी है। अगर मैं किसी पत्थर के खंडहर को देख रहा हूं और उसके इतिहास को जी नहीं पा रहा हूं या अपनी कल्पना में नहीं ला पा रहा हूं, तो सोचने की बात है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को पत्थर में तब्दील कर लिया है। क्योंकि ये जीवन की संपूर्णता नहीं है। जीवन की संपूर्णता न तो केवल लॉजिक में है, जीवन की संपूर्णता न केवल इमोशंस में है, और जीवन की संपूर्णता न केवल स्पिरिचुअलिटी में। और सच पूछे तो स्पिरिचुअलिटी इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। जहां भी थॉट्स और इमोशंस संतुलन के अपने सर्वोत्तम और आदर्शतम बिंदु पर होंगे, वहां स्पिरिचुअलिटी की घटना अपने आप घटेगी। यह लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है। जहां भी चीजें आदर्शतम स्थिति में होती हैं, वो अपने सर्वोत्तम स्थिति में होती हैं। अदरवाइज राम कभी भगवान बन ही नहीं पाते। भगवान राम भगवान बने ही सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें कॉन्शस की प्योरिटी है, और कॉन्शस की प्योरिटी का कारण है उनके थॉट्स और इमोशन में एक बेस्ट कॉम्बिनेशन और बैलेंस का होना। दैट इज ऑल। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है कि कहीं हम बहुत अधिक पढ़े लिखे होने के नशे में या तो बहुत ज्यादा लॉजिक हो रहे हैं, या हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और नतीजा यह हो रहा है कि पूरी की पूरी हमारी जो जिंदगी है वो एक लंगड़े व्यक्ति की जिंदगी बन गई है, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, वो दौड़ सकता है, वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले सकता है, लेकिन अगर वो लंगड़ा ही हो गया है तो जहां चलना मुश्किल हो रहा है वहां दौड़ने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। और लगता है कि हम दौड़ ही नहीं सकते। पैर के लंगड़ेपन की तरफ कभी भी ध्यान नहीं जाता है कि इलाज पैर के लंगड़ेपन की होनी चाहिए। और सच पूछे तो काफी कुछ ऐसी स्थितियां हम लोगों के साथ आने लगी हैं। इसीलिए मैं जो रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं वो यहां तक कि एक मृत चीज के प्रति भी रिलेशनशिप से उसका रिलेशन है, उसका संबंध है। मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो जिस प्रोफेशन में हूं, उस प्रोफेशन के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है। एक जो प्रोफेशन है वो एक ऑब्स्ट्रैक्ट है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो ऑब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन उस ऑब्स्ट्रैक्ट के साथ भी रिलेशनशिप क्या है, जो दिखाई दे रहा है उसके साथ, जो जीवित है उसके साथ, जो जीवित नहीं है उसके साथ, और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके साथ। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यदि मैं अपने साथ ठीक ठाक नहीं रहूंगा तो मेरा दावा है कि मैं दूसरे के साथ भी कभी ठीक ठाक नहीं रह सकता। मैं ये मान करके चलता हूं कि अगर मैं अच्छी तरह जी नहीं सकता तो मैं अच्छी तरह मर कैसे सकता हूं। सवाल ही नहीं उठता है। अच्छी तरह मरने के लिए आपको अच्छी तरह जीना पड़ेगा। जब जीवन की पूरी साधना अच्छे से होगी तब वो मरण अच्छे से होगा। ऐसा नहीं है कि मरते समय कोई चमत्कार हो जाएगा और नारायण का नाम मुंह से निकल जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो सारा का सारा जो संकट है वो समाज का संकट नहीं है, परिवार का भी संकट नहीं है, संस्थानों का भी संकट नहीं है। मुझे लगता है जो सारा का सारा संकट है वो हमारा अपना संकट है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। और इस इंडिविजुअल प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, आसानी के साथ, अनपढ़ से लेकर के और नोबल लॉरेट्स तक बहुत आराम के साथ हल कर सकते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, और सच पूछे तो मैंने जो नौकरी छोड़ी, जो सिद्ध भाव जी ने कहा, उसका कारण है क्योंकि जब मैं राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के साथ 10 साल रहा, वो मेरी लाइफ का बेस्ट पीरियड था। बेस्ट पीरियड इस मायने में नहीं कि मैंने उनके साथ काम किया, उनके साथ और भी लोगों ने काम किया है और आने वाली पीढ़ियां भी लगातार काम करते रहेंगी।
लेकिन मेरे लिए बेस्ट पीरियड इसलिए था कि उस समय दुनिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी, मैं आपको नाम नहीं गिना सकता, ब्रेजनेव हो, सोल्जेनित्सम हो, प्रिंसेस डायना हो, तो कितने नाम, नेल्सन मंडेला हो, जिनके साथ मैंने घंटों आमने सामने बैठ करके बातें की हैं। इन सब से मुझको मिलने का मौका मिला। वो फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग हैं, वो स्पोर्ट्स के भी हैं, लिटरेचर के भी हैं, पॉलिटिक्स के भी हैं। तो मैं केवल एक ही चीज ढूंढता था कि ये आखिर में इनको जो ये सफलता मिली है वो कैसे मिल गई, क्या कारण है। पूछने पर उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने जो अनुभव किया वो ये था कि वो अपने आप में संपूर्ण थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे रखा था कि दूसरा आदमी जब मुझे दुखी करना चाहे तो दुखी का चैनल दबा दे और मैं दुखी हो जाऊं, और जब वो चाहे कि नहीं थोड़ा सा हंसा देते हैं, बहुत दुखी हो गया तो फिर हंसने वाला चैनल लगा दे, कपिल विद नाइट लगा दे और मैं थोड़ी देर के लिए हंस लूं और इसके बाद फिर से कोई दबा दे। जो मैंने सबसे बड़ी बात जो महसूस की, और दूसरी बात जो महसूस की मैंने, कि वो सब लोग इतने सरल, इतने सीधे साधे और इतने सहज लोग थे कि सच पूछिए तो अपने ऊपर कोफ्त होती थी कि यार ये इतना बड़ा आदमी इस तरीके से बात कर रहा है और इसके सामने हमारी कोई औकात नहीं, और हमारे दिमाग, हमारी खोपड़ी से ये बात उतर ही नहीं रही है कि मैं सिविल सर्वेंट हूं। अपने ऊपर कोफ्त होती थी। और सच बात है कि यही उनकी पर्सनालिटी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि आपके अंदर वो आंदोलन पैदा कर देते थे। आपके अंदर एक समुद्र मंथन शुरू हो जाता है बिना कुछ कहे, केवल देखने भर से, थोड़ी सी बात करने से। शायद ये उनके अपने व्यक्तित्व की विशेषता थी, इतनी बड़ी विशेषता थी। तो मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, सच पूछिए तो वो केवल मेरे अपने वो जो अनुभव हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हैं और नो डाउट की कुछ स्टडीज़ हैं, उन्हीं के आधार पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज़ कहाँ से ली गई है, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ लेकर के और एक शहद के रूप में मैं पेश कर रहा हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरा रोल सिर्फ मधुमक्खी का है। पता नहीं 5 लाख फूलों पर बैठ करके वो 1 किलो शहद तैयार करती है, और आप मधुमक्खी से पूछेंगे कि ये बताओ कि इस फूल में कितने ग्राम के शहद का किस फूल से लिया गया है, तो वो नहीं बता सकती।